रात का सन्नाटा चारों ओर फैल चुका था। बिरजू अपने घर से बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी अनीता ने उसे रोककर कहा, ए जी, देखो तो कितनी रात हो गई है। अब इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? तुम भी हद करती हो अनीता। तुम्हें पता है ना इस समय सर्दी कितनी अधिक पड़ रही है। जंगली जानवर खेतों में घुसकर फसल नष्ट कर रहे हैं। अरे मुझे देखभाल करने के लिए खेत पर तो जाना ही पड़ेगा ना। ओ हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। कल ही तो हमारे पड़ोसी मोहन चाचा की पूरी फसल जंगली जानवरों ने बर्बाद कर दी। अनीता की बात खत्म होने के बाद बिरजू सीधा अपने खेत की तरफ चल दिया। बिरजू अपने खेत के पास जाकर बैठा ही था कि तभी एक सन्नाटा भरी आवाज़ सुनकर वो चौंक कर उठकर खड़ा हो गया। अरे आसपास तो कोई भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा, फिर ये आवाज़ कैसी? तभी एक काला साया बिरजू को दिखाई दिया। बिरजू साये को देखकर बुरी तरह से डरते हुए बोला, कौन है तू? सामने आ, सामने आ साले, नहीं तो चीर दूंगा। आजा साले, सामने आजा। डरता नहीं हूं तुझसे काले साए, सामने आ, चीर दूंगा। बिरजू ने इतना कहा ही था कि वह काला साया बिरजू के बेहद करीब आ गया। बिरजू ने देखा कि वह एक भयानक सा दिखने वाला सुअर है, जो कि दिखने में आदमखोर लग रहा था। बिरजू खुद से कांपते हुए बोला, हे भगवान, हे भगवान, ये तो बहुत ही भयानक सा दिखने वाला जंगली सुअर है। इस तरह का भयानक आदमखोर सुअर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। बिरजू वहां से भागने ही वाला था कि उसके भागने से पहले ही उस आदमखोर सुअर ने उस पर हमला कर दिया। बचाओ, बचाओ! मार दिया साले ने। राजा आदित्य अपने मंत्री चरण सिंह के साथ अपने महल में बैठा हुआ था। तभी वह अपने मंत्री चरण सिंह से बोला, मंत्री चरण सिंह जी, मुझे लगता है कि हमें सिर्फ महल में बैठकर ही राज्य की स्थिति का आकलन नहीं करना चाहिए। हमें खुद प्रजा के बीच जाकर उनका हाल चाल लेना चाहिए। इससे न केवल हमें उनकी समस्याओं का पता चलेगा, बल्कि उन्हें यह भी महसूस होगा कि हम हमेशा उनकी भलाई के लिए तत्पर हैं। महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रजा की वास्तविक स्थिति और उनके विचारों को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम सीधे उनके बीच जाएं। इससे हमें उनकी उम्मीदों और आवश्यकताओं का सीधा जवाब मिलेगा। वहां ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी वहां पर राजा आदित्य का एक गुप्तचर वहां आकर खड़ा हो गया। फिर राजा आदित्य उसकी ओर देखकर बोले, बताओ क्या सूचना लाए हो गुप्तचर? महाराज, सूचना तो लाया हूं, पर सूचना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। गुप्तचर की बात सुनकर राजा चौंकता हुआ बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, आपके आदेश के अनुसार कल रात मैं भेष बदलकर राज्य में टहल रहा था और टहलने के दौरान महाराज मैंने कुछ लोगों की बातें सुनी, जिसे सुनकर मैं पूरी तरह चौंक पड़ा। ऐसा क्या सुन लिया तुमने? जरा हमें भी तो बताओ। महाराज, मैंने कुछ किसानों को आपस में बातें करते हुए सुना कि राज्य पर किसी भूत प्रेत का साया है। मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ बताओ, कल रात क्या सुना तुमने? महाराज, किसानों में डर फैला हुआ है। वो बोल रहे थे कि रात के समय कुछ किसान अपने खेत की रखवाली करने के लिए गए, पर वो कभी वापस ही नहीं आए। महाराज, डर की वजह से अब तो दूसरे किसानों की पत्नियों ने भी उन्हें खेत में जाने से मना कर दिया है। महाराज, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे राज्य में खेती बाड़ी रुक जाएगी। महाराज, अगर किसानों ने खेती बाड़ी ही करनी बंद कर दी तो इसका राज्य पर कितना बुरा असर पड़ेगा, ये तो आप जानते हैं। इतना कहकर गुप्तचर वहां से बाहर चला गया। गुप्तचर के बाहर जाते ही राजा के चेहरे पर गंभीरता के भाव छलकने लगे
वो मंत्री चरण सिंह की ओर देखकर बोला। मंत्री चरण सिंह, सूचना वाकई बहुत गंभीर है। मुझे लगता है हमें इस बात की तह तक जाना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक बार फिर हमारे राज्य में भूखमरी फैल जाएगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। अगर ये बात सच है तो हमें जल्द से जल्द इस पर ध्यान देना होगा। हाँ बिल्कुल। और हाँ मंत्री जी, एक खास बात, आप खुद जाएंगे खेतों पर नजर रखने के लिए, और जो कुछ भी गलत होता हुआ आपको दिखाई दे तुरंत मुझे सूचित करिएगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं आज रात स्वयं भेष बदलकर नजर रखूंगा। मंत्री चरण सिंह रात के समय अपने घोड़े पर बैठकर खेतों की ओर चला गया और एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर चारों ओर इधर उधर देखकर अपने आप से बोला, हाँ मुझे आज रात यहीं पर रुकना चाहिए। मैं यहाँ पर बैठकर आने जाने वाले लोगों को साफ साफ देख सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं यहीं बैठ जाता हूँ। मंत्री जी ने इतना कहा ही था कि तभी उन्हें अपने से थोड़ी दूर आते हुए एक काले साए पर उनकी नजर पड़ी। उस साए को देखकर मंत्री चरण सिंह बुरी तरह से चौंक पड़ा और अगले ही पल वह काला साया मंत्री जी के बेहद करीब आ गया। मंत्री चरण सिंह ने देखा कि एक काला साया जो कि एक सुअर में परिवर्तित हो गया, जिसका चेहरा बहुत ही भयानक और खूंखार था। मंत्री चरण सिंह कांपते हुए गौर से उस सुअर की ओर देखने लगा। फिर अचानक उसके दिमाग में एक तेज धमाका हुआ और वह चीखते हुए बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं। अगले दिन सुबह राजा आदित्य अपने महल में बेचैनी से टहल रहा था। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि मंत्री चरण सिंह अभी तक वापस क्यों नहीं आए। उसे तो अब तक वापस आ जाना चाहिए था। तभी एक सैनिक वहां आकर राजा के सामने खड़ा हो गया। महाराज की जय हो। महाराज, एक बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर? कैसी बुरी खबर? महाराज, मंत्री चरण सिंह की लाश खेतों में बहुत बुरी अवस्था में मिली है। ऐसा लगता है महाराज कि किसी आदमखोर जानवर ने उन पर हमला किया है। यह सुनकर राजा आदित्य बहुत बुरी तरह से चौंक पड़ा और फिर गंभीरता से बोला, क्या तुमने वहाँ किसी आसपास के लोगों से पता किया? महाराज, हमने बहुत पता करने की कोशिश की, पर लोग इतने डरे हुए हैं महाराज कि कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। इतना कहकर सैनिक वहां से चला गया। मंत्री चरण सिंह की हत्या के बाद पूरी प्रजा में डर का माहौल कायम हो गया। यह सब देखने के बाद राजा आदित्य सिंह अपने आप से बोला, हाँ, अब तो लगता है कि मुझे स्वयं जाकर किसानों से मिलना पड़ेगा। अगर किसान खेती ही करना बंद कर देंगे तो अनाज की कितनी कमी लगेगी। अनाज की कमी प्रजा के साथ साथ सैनिकों को भी कमजोर कर देगी, जो हमारे राज्य के लिए बेहद घातक है। राजा आदित्य अकेला अपने घोड़े पर बैठकर अपने राज्य के उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर किसान रहते हैं। राजा को वहां देखकर सभी किसान अपने घरों से डरे सहमे राजा के पास चले आए। फिर राजा आदित्य उनकी ओर देखकर बोला, मेरे सैनिक यहाँ पर कई बार आए और तुमसे पता करने की कोशिश की, लेकिन तुम में से कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर तुम कुछ बताओगे ही नहीं तो फिर इस समस्या की गुंजी कैसे सुलझेगी? कोई तो आगे आओ और मुझे बताओ। फिर राजा आदित्य एक बूढ़े किसान की ओर देखकर बोला, आपकी दहशत भरी आंखें बता रही है कि आपने कुछ देखा है। वह बूढ़ा किसान राजा की ओर देखता हुआ डरता हुआ बोला, महाराज, कुछ दिनों पहले मैं और मेरा बेटा अपने खेत में पानी दे रहे थे। तभी अचानक एक जंगली सुअर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया और मेरे ही सामने मेरे पुत्र को मारकर खा गया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से वापस अपने घर आ पाया। कैसे पिता हो तुम
उसने तुम्हारे पुत्र को तुम्हारी आंखों के सामने मार दिया और तुमने मुझे सूचित करना भी गवारा नहीं समझा। मैं बुरी तरह से डर गया था महाराज। जब मैंने इस बात की चर्चा गांव वालों के सामने की तो गांव वाले भी बुरी तरह से डर गए और उसके बाद किसानों के लापता होने का सिलसिला शुरू हो गया। मैं जानता हूं महाराज, कोई आदमखोर सुअर ही है जो किसानों की हत्या कर रहा है और उसी ने मंत्री चरण सिंह की भी हत्या की है। मैं भूत प्रेत आदमखोर वादमखोर किसी को नहीं मानता। जरूर कोई मेरे शत्रु राज्य का दुश्मन कुछ जंगली सुअर खेतों में छोड़कर मेरी प्रजा में डर कायम करने के लिए ये सब कर रहा है और मैं इसका पता लगा कर रहूँगा। ये मेरा आप सबसे वादा है। आज से आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसानों से इतना कहकर राजा सीधा अपने महल चलाया और अपनी पत्नी रुक्मणी से बोला, रुक्मणी, मेरे दोनों पुत्र कहाँ हैं? आपको अचानक अपने पुत्रों से क्या काम पड़ गया? समय आ गया है रुक्मणी उनकी बुद्धि की परीक्षा लेने का। मेरे बड़े बेटे अशोक और छोटे बेटे चंदन को तुम मेरे पास भेजो। इसके थोड़ी देर बाद ही अशोक और चंदन राजा आदित्य के दरबार में राजा आदित्य के सामने खड़े थे। फिर राजा आदित्य अपने दोनों पुत्रों की ओर देखकर बोला, समय आ गया है कि तुम दोनों की परीक्षा ली जाए। तुम तो सब जानते ही होंगे कि इस समय राज्य में क्या चल रहा है। जी पिताजी, हमें पता है कि इस समय राज्य में किसी आदमखोर जंगली सुअर का खौफ फैला हुआ है। तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो, बताओ। मेरा मानना है पिताजी कि यह जरूर किसी हमारे शत्रु देश के किसी राजा का काम है जो हमारी प्रजा में खौफ कायम करके हमें कमजोर करना चाहता है और हमारा राज्य हथियाना चाहता है। तुम में तो वाकई बुद्धि है राजकुमार अशोक। फिर राजा आदित्य अपने छोटे बेटे चंदन से बोला, तुम बताओ, तुम इस बारे में क्या सोचते हो छोटे राजकुमार? पिताजी, मैंने प्रजा के बहुत सारे लोगों से पता किया है और सभी लोगों ने आदमखोर जंगली सुअर को देखने का दावा किया है और मुझे लगता है कि कोई भी राजा प्रजा में डर फैलाने के लिए इस तरह की बचकानी हरकत तो नहीं कर सकता। हो सकता है कि प्रजा की बातों में कोई सच्चाई हो। मुझे लगता है कि हमें किसी साधु से मिलना चाहिए। चंदन की बात सुनकर उसका बड़ा भाई हंसते हुए अपने पिता की ओर देखते हुए बोला, पिताजी, मुझे लगता है कि चंदन अभी भी छोटा ही है। हाँ, तुमने सही कहा अशोक। मैं चाहता हूं कि तुम उस आदमखोर सुअर को पकड़कर हमारे महल में घसीट कर लेकर आओ। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें राज्य का अगला महाराज घोषित कर दूंगा। और हाँ, मंत्री चरण सिंह की तरह अकेले जाने की कोशिश मत करना, अपने साथ सैनिकों को भी लेकर जाना। राजा आदित्य की बात सुनकर उसका बड़ा बेटा अशोक 2 सैनिकों के साथ उसी समय महल से चला गया। अगले दिन राजा अपने महल के दरबार में बैठा ही था। तभी एक सैनिक राजा के पास दौड़ता हुआ आया और उनके पास जाकर बोला, महाराज, महाराज, गजब हो गया महाराज। जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया महाराज। क्या हो गया सैनिक, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज, राजकुमार अशोक और 2 सैनिकों की बड़ी ही बुरी अवस्था में लाशें खेतों में मिली है महाराज। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। यह सुनकर राजा अंदर तक छिल गया। क्या राजकुमार अशोक की भी हत्या हो गई? इसका मतलब मेरा छोटा बेटा चंदन सही कह रहा था। राजकुमार अशोक जिन 2 सैनिकों को लेकर गया था उन्हें हराना तो आधी सेना के बस का भी नहीं था। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? तभी सभा में बैठा हुआ एक व्यक्ति राजा की ओर देखकर बोला, महाराज, हमारे राज्य के जंगल में एक बूढ़े साधु रहते हैं जो हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं।
मुझे लगता है महाराज, आपको इसी समय उनसे मदद मांगने के लिए जाना चाहिए। राजकुमार अशोक की हत्या आपके परिवार के लिए शुभ संकेत नहीं है। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा आदित्य उसी समय अपने घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर रवाना हो गया। कुछ ही देर में राजा आदित्य एक घने पेड़ के सामने खड़ा हुआ था। उस पेड़ के नीचे एक साधु आंखें बंद करके बैठा हुआ था। अचानक उस साधु ने अपनी आंखें खोली और राजा आदित्य को देखकर बोला, क्या बात है राजन, आज तुम्हें महल से हटकर जंगल की याद कैसे आ गई? राजा आदित्य सारी घटना बताते हुए उस साधु से बोला, मेरी मदद कीजिए महाराज, प्रजा में दहशत का राज कायम है। और तो और मेरा बेटा राजकुमार अशोक भी उस आदमखोर सुअर के हाथों मारा गया। राजा आदित्य की बात सुनकर वह साधु रहस्यमयी अंदाज में एक शमशान के राख की पोटली को राजा को पकड़ाते हुए बोला, अब तुम महल लौट जाओ राजन, और आधी रात के समय आईने के सामने खड़े होकर इस शमशान की राख को आईने में दिख रहे अपने चेहरे पर फेंक देना। सच्चाई तुम्हें स्वयं ही दिख जाएगी। फिर राजा आदित्य उस शमशान की राख को लेकर महल लौट आया और आधी रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही आधी रात का समय हुआ, राजा आदित्य आईने के सामने खड़ा हो गया और फिर उसने शमशान की राख उसे आईने में दिख रहे अपने चेहरे पर फेंक दी। और अगले ही पल आईने में दिख रहा राजा आदित्य का चेहरा बेहद भयानक हो गया और कुछ ही देर में एक जंगली सुअर के रूप में परिवर्तित हो गया। यह देखकर राजा आदित्य आईने में दिख रहा अपने भयानक चेहरे को देखकर बोला, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरा चेहरा जंगली सुअर में कैसे बदल गया? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी आईने के अंदर दिख रहा राजा आदित्य का भयानक रूप हंसते हुए बोला, इतने हैरान मत हो राजा आदित्य। अब तक राज्य में जितनी भी हत्याएं हुई हैं वो तो तुमने ही की हैं। तुमने ही निर्दोष और मासूम किसानों को मार कर खाया है। और तो और तुमने तो अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा। राजा आदित्य, तुम तो दुनिया के सबसे गिरे हुए इंसान हो। यह सुनकर राजा आदित्य बुरी तरह से घबरा गया और आधी रात के समय ही अपने घोड़े पर बैठकर साधु के पास आकर बोला, साधु महाराज, ये क्या रहस्य है? आईने के अंदर तो मेरा ही चेहरा है, जो कि आईने के अंदर एक भयानक जंगली सुअर में परिवर्तित हो गया। ये सब क्या हो रहा है? इतने चौंकने की आवश्यकता नहीं है महाराज। आईने के अंदर आपके ही भयानक रूप ने आपको जो बताया वो सत्य है। जानते हैं महाराज, जब आप अपने भयानक रूप में बदलते हुए मंत्री चरण सिंह के सामने आए तो वो आपको देखकर पहचान गया था, लेकिन वो बेचारा नहीं जानता था कि वो आपको बताने के लिए अगले दिन तक जिंदा ही नहीं बचेगा। आप उसे ही मार कर खा गए। आप ही वो आदमखोर जंगली सुअर हो जिसने अपनी प्रजा में डर का माहौल कायम किया हुआ है। ये झूठ है साधु महाराज। अगर ऐसा होता तो मैं आपके पास मदद मांगने के लिए क्यों आता? वह साधु बहुत ही रहस्यमयी अंदाज में राजा आदित्य की ओर देखकर बोला, ये सत्य है महाराज। जब रात के समय आप एक आदमखोर सुअर में परिवर्तित हो जाते हैं तो फिर आपको कुछ भी याद नहीं रहता। आप अपनी प्रजा का खून पीकर अपने महल वापस लौटकर अपने कक्ष में आ जाते हैं। तब आप अपने असली रूप में आकर बेहोश हो जाते हैं और सुबह आपको कुछ भी याद नहीं रहता। साधु महाराज, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब तो आप ही मुझे बताइए कि इन सब बातों का आखिरकार क्या रहस्य है? याद करो राजन, आज से 30 साल पहले आप एक साधारण सैनिक थे। उस समय आप राजा हुकुम सिंह के सैनिक हुआ करते थे। आपने धोखे से राजा हुकुम सिंह की हत्या कर दी और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। जिस राज्य के आज आप राजा बने बैठे हैं,
वो राज्य किसी दौर में हुकुम सिंह का राज्य था, जो कि बहुत ही दयालु राजा था। और तो और तुमने राजा हुकुम सिंह की पत्नी और उसके एकलौते बेटे को भी मारने का प्रयास किया, मगर राजा की पत्नी आपके इरादों को भांप गई थी। इसीलिए वो समय रहते अपने पुत्र के साथ जंगल में भाग गई थी। वो कमजोर थी, उसका राज्य छीन चुका था। वो आपसे बदला लेना चाहती थी। आपसे बदला लेने के लिए उसने राक्षसों की पूजा शुरू कर दी और राक्षसों को खुश करने के लिए उसने बदले में अपनी और अपने बेटे की बलि चढ़ा दी। और अब रात के समय वही राक्षस आपके शरीर में समा जाता है और किसानों की हत्याएं करता है। साधु की बात सुनकर राजा आदित्य गहरी सोच में डूब गया। उसके चेहरे पर पश्चाताप छलक रहा था। फिर राजा आदित्य साधु की ओर देखकर उदास लहजे में बोला, मुझे नहीं पता था बाबा कि मेरे कर्मों की सजा मेरी संतान को भुगतना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत हुई है राजन। अगर उस राक्षस को नहीं रोका गया तो कुछ ही समय में वो आपके शरीर में समाकर आपके पूरे परिवार को खत्म कर देगा और धीरे धीरे इस राज्य की पूरी प्रजा को खा जाएगा। यह सुनकर राजा आदित्य कांपते हुए बोला, तो फिर मुझे इसका हल बताइए महाराज। इसका केवल एक ही उपाय है राजन। यहाँ से कुछ दूर एक तालाब स्थित है। आपको उसमें कूदकर अपनी जान देनी पड़ेगी। आपके मरते ही वह राक्षस आपके शरीर से बाहर आ जाएगा, मगर वो उस तालाब से कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। पूरा राज्य यही समझेगा कि आपको भी वह आदमखोर सुअर मारकर खा गया। और फिर आपके छोटे बेटे चंदन को आपके सिंहासन पर बैठा दिया जाएगा और यही आपके कर्मों का फल है। साधु की बात सुनकर राजा आदित्य उदास होता हुआ सीधा उस तालाब की तरफ चला गया। तालाब के पास पहुंचने के बाद उन्होंने तालाब में छलांग लगा दी। राजा आदित्य के मरते ही राज्य में सब कुछ सही हो गया और कुछ ही दिनों बाद राजा आदित्य का छोटा बेटा चंदन उस राज्य का नया राजा बना, जिसने अपनी प्रजा के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए। वह एक बहुत अच्छा और दयालु राजा बना। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।